नावल आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ना सुना होगा। अपने फैमिली में बैठकर भी आप ये सुन सकते हैं। इंसान और जिनकी मोहब्बत किस नंबर 5। रात होने वाली तेज़ बारिशों के बाद सुबह को सूरज निकला था। रात के तूफान का असर सिर्फ टूटे हुए दरख्तों के पत्तों और जगह जगह पानी के जोड़ के सूरत नज़र आ रहे थे। आप ही उठ जाएं, कब तक सोती रहेंगी? देखें कितना वक्त हो गया है, सूरज सर पर आ गया है। आज आप फजर की नमाज के लिए भी नहीं उठी थी। आशू हाइफा के सराहने एक हाथ से इसके कंधे को हिलाते हुए बोली। हाइफा ने एक झटके से आंख खोली, जैसे वो गहरी नींद के हिसार में हो। इसका जहन भी अब तक इस जंगल और सियाह परिंदे में उलझा हुआ था। इसने अपने इर्द-गिर्द देखा कि वो इस वक्त कहाँ पर है। वो जंगल के बजाय अपने कमरे में थी। क्या मैं इतनी देर सोती रही हूँ और तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? हाइफा बेड से उठते हुए बोली। जनाब, अम्मी ने कहा कि मेरी प्यारी बेटी इतना काम करती है, थक गई होगी, मत जगाओ इसको। तो इसलिए जनाब मैंने आपको उठाया नहीं था। आशू बेडशीट दुरुस्त करते हुए बोली। अच्छा, मुझे खुद नहीं मालूम मैं इतनी गहरी नींद कैसे सो गई थी। हाइफा जैसे अब भी नींद में ही बोली हो और फिर से इस ख्वाब के बारे में सोच रही थी। ये देखे आप ही क्या हुआ है। पता है, आपने जो कल वन चाइम लगाया था वो शायद रात को तेज़ बारिश और तेज़ हवा की वजह से टूट गया। आशू ने टूटे हुए वन चाइम के टुकड़े दिखाते हुए उदास से लहजे में कहा। वन चाइम के टूटे हुए टुकड़े देखकर हाइफा को रात वाला सारा वाक़या फिर से याद आ गया। अच्छा, कोई बात नहीं, हम बाज़ार जाएंगे तो वहाँ से नया वन चाइम ले आएंगे। ठीक है, उदास मत हो, हाइफा ने बहन का उदास चेहरा देखते हुए कहा। ठीक है आप मुँह हाथ धो लें, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ये कहकर आशू कमरे से निकल गई। हाइफा ने उठकर मुँह हाथ धोया और दोबारा अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई और इस ख्वाब और सियाह परिंदे के बारे में सोचने लग गई कि वो कौन है जो पहले सियाह परिंदे और फिर एक इंसानी रूप धार कर इसके सामने आया था। इसने जल्दी से तकिए के नीचे से रखी शे को देखा, जो इस रात फुहारे के पानी में तैरती हुई मिली थी। आशू के दोबारा कमरे में दाखिल होते ही इसने वो शे जल्दी से दोबारा तकिए के नीचे रख दी। क्या हुआ आप बहुत चुप हैं? तबीयत तो ठीक है? आशू ने नाश्ता करते हुए हाइफा को देखकर कहा। हाँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द है, कुछ अजीब सी बोझल सी तबीयत हो रही है। चाय पी लूँ तो थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। बाबा और अम्मा कहाँ हैं? नज़र नहीं आ रहे हैं। हाइफा चाय पीते हुए बोली। अम्मा और बाबा खावर अंकल के घर गए हैं। इनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, कह रहे थे जल्दी ही वापस आ जाएंगे। आप आराम करें, मैं सारा काम कर लूँगी। आशू नाश्ते के बर्तन समेटते हुए बोली। अरे नहीं, अब इतनी भी मेरी तबीयत ख़राब नहीं है। चलो किचन में चलते हैं, देखते हैं दोपहर के खाने में क्या पकाना है। हाइफा ने कहा। ठीक है आप ही, आज मटर पुलाव और साथ मूंग और मसूर की दाल बना लेते हैं। कितने दिन से मेरा दिल कर रहा है मटर पुलाव खाने का। कैसा मेन्यू है? आशू ने कहा। आइडिया तो बुरा नहीं है, चलो फिर दाल भिगो दो, मैं चावलों का मसाला बनाती हूँ। हाइफा ने आशू के साथ कमरे से बाहर आते हुए कहा। दोनों बहनों ने मिलकर किचन का काम किया। आशू काम से फारिग होकर नहाने चली गई और हाइफा फुहारे के पास जाकर बैठ गई। फुहारे के पास बैठते ही इसके जहन के पर्दे पर रात को फुहारे में देखा मंजर याद आ गया। रात को सियाह परिंदे के उड़ते ही जब हाइफा यहाँ फुहारे के नज़दीक आई तो इसने फुहारे के पानी में जुगनू की तरह चमकते हुए आग के शोलों को देखा था। कभी पानी में भी आग जल सकती है क्या? मगर ऐसा हो गया था। हाइफा ने हाथ बढ़ाकर इन आग के शोलों को छूकर देखा तो हाथ लगाते ही वो यूँ गायब हो गए जैसे वहाँ थे ही नहीं। तब भी हाइफा के हाथ एक चमकती हुई चीज़ लगी, जिससे इसने अपनी मुट्ठी में बंद किया। कमरे में आकर इसने अपनी मुट्ठी खोलकर इस शे को देखा। वो एक सोने की तरह चमकता हुआ छोटा सा पर था। ये वैसा ही पर था जैसा इसने इस सियाह परिंदे के परों में देखा था। क्या इसे किसी को इस सियाह परिंदे के बारे में बताना चाहिए? इस परिंदे की हकीकत क्या है? मुझे बाबा से बात करनी चाहिए या नहीं? ये सच है या फिर कोई ख्वाब? और मेरे ख्वाबों का इस सियाह परिंदे से क्या ताल्लुक़ है? हाइफा खुद से ही सवाल जवाब करते हुए सोचने लगी। शाम के साए ढलते ही मौसम फिर से खुशगवार होने लगा था। सुबह जिस सूरज की तपिश चुभ रही थी, अब इसके ढलते ही हल्की हल्की हवा सुकून दे रही थी। नीले आसमान पर सफ़ेद बादल एक दूसरे के संग उड़ रहे थे। तभी मशरिक़ की तरफ से वो सियाह परिंदा उड़ता हुआ आया और इस हवेली नुमा मकान के छत पर बैठ गया। अभी चंद लम्हे गुजरे ही होंगे कि दूसरा सुर्ख और सियाह परों वाला परिंदा भी वहीं पर आ गया। देखते ही देखते दोनों परिंदे सियाह हवेलियों में तब्दील होकर इंसानी रूप अख्तियार कर चुके थे। तुम्हारा यहाँ मेरे पीछे आना ज़रूरी है, जामिल ने कुव्वत को देखकर कहा। इस वक्त यहाँ तुम्हारा क्या काम है? तुम मुझे बता ही दो, तुम यहाँ करने क्या आते हो?
ठीक है, ये मकान 2 साल तक खाली था। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, मगर अब इस घर के मालकिन आ चुके हैं। तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। कुव्वत ने जामिल को देखकर कहा, क्या तुम नहीं जानते मैं यहाँ क्यों आता हूँ? ये जगह हमारा बहुत पुराना मस्कन रहा है। हमने इतने बरस यहाँ गुजारे हैं। इंसानों ने इस जगह को भी नहीं छोड़ा। जब से वो यहाँ आकर आबाद हुए हैं, हम पहाड़ों पर जा बसे हैं। मुझे यहाँ आकर अजीब सा सुकून मिलता है। तुम्हें ये बात क्यों समझ नहीं आती है? जामिल ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, मगर अब हमारा यहाँ आना मुनासिब नहीं है। तुम्हारे बाबा ने मना किया है। इंसानी आबादी वाले इलाकों में हमारा कोई काम नहीं है। अगर तुमने यहाँ आना नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूँगा। कुव्वत ने कहा, क्या तुम मेरी शिकायत करोगे? बाबा को बताओगे कि हम यहाँ आता हूँ? जानते हो ना मैं कौन हूँ? मैं जामिल, अपने कबीले के सरदार का बेटा और सबसे ताकतवर जिन ज़ात। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। जामिल गुस्से से खड़े होते हुए बोला, ये बात अगर किसी और ने कही होती तो अब तक मैं इसकी गर्दन मरोड़ चुका होता। मेरे साथी हो, मेरे दोस्त हो, मेरे रास्ते की रुकावट मत बनो, समझे तुम? ये कहते हुए जामिल की आंखों से शोले निकल रहे थे। इससे पहले कि जामिल कुव्वत को कुछ और कहता, फिजा में किसी की हंसी गूंजी। इसने अपने पीछे मुड़कर देखा। इसकी हंसी की आवाज़ जैसे सर बिखेर रही थी। वो बेहद हसीन थी। सुर्ख व सफ़ेद रंगत शेद आंखें, पश्च पर बिखरे हुए सियाह बाल जो हवा से उड़कर बार बार इसके चेहरे को छू रहे थे। होंठ के नीचे सियाह तिल और बाएं गाल बढ़ता हुआ डिम्पल जो बहुत ज़्यादा मुस्कुराने पर नुमाया होता था। जामिल ने इसे देखा तो बस देखता ही रह गया। क्या कोई इंसान इतना भी खूबसूरत हो सकता है? क्या देख रहे हो? कुव्वत ने जामिल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कुव्वत, ये इंसान कितने खुशकिस्मत होते हैं। देखो तो, कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है क्या? यूँ जैसे कायनात के सभी रंग किसी के चेहरे पर सजे हों। जामिल ने इस लड़की को देखते हुए कहा, हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये बहुत खूबसूरत है, मगर ये इंसान हमारे जैसे ताकतवर नहीं है। हम खूबसूरत से खूबसूरत इंसान का रूप धार सकते हैं, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। कुव्वत ने कहा, हाँ, ये सच है, हम कोई भी रूप धार सकते हैं, मगर हम बहुत देर तक इस रूप में नहीं रह सकते हैं। हम आग से बने हैं, ये बात हमारी सब पहचान है। आग जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है, यही हमारी हकीकत है। मगर इंसानों की हकीकत क्या है? ये सच तुम्हारे सामने ही है। ये कहकर जामिल इस लड़की की तरफ चल पड़ा। तुम क्या करने जा रहे हो? जामिल, रुको, ये ठीक नहीं है। कुव्वत ने जामिल को इस लड़की की तरफ जाते हुए देखकर कहा, तुम वापस जाओ और ख़बरदार मेरे रास्ते में आए। मैं पहले ही तुम्हारी बहुत बकवास सुन चुका हूँ। जामिल पीछे मुड़कर खैरबरी अंदाज में बोला। कुव्वत जहाँ था वहीं पर खड़ा रह गया। जानता था कि वो जामिल को रोक नहीं सकता, क्योंकि जामिल को रोकना अपनी मौत को दावत देने के मुताबिक था। वो वही करता जो इसका दिल चाहता था। इसलिए कुव्वत अब चुपचाप इसे जाते देख रहा था। ये हाइफा थी जो आशु के कहने पर छत पे आ गई थी और अब आशु के किसी बात पर वो हंस रही थी। हाँ, तौबा है आशु, तुमने मुझे इतना हंसा रही हो। देखो तो, हंस हंस के मेरे आंखों में पानी आ गया है। हाइफा को आशु के किसी बात पर कुलकुलाकर हंस रही थी। आंखें साफ करते हुए बोली, भाई, सुबह से मेरी आप ही उदास थी, सोचा ज़रा इनको हंसा ही लूँ। आप हंसते हुए कितनी प्यारी लग रही हो। वो देखें, छत पर मौसम कितना अच्छा है, आपका मूड भी फ्रेश हो गया है। आशु ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। तेज़ हवा के झोंके से हाइफा के बाल उड़कर इसके चेहरे पे आ गए। जामिल इस वक्त बिल्कुल इसके सामने ही था। ने हाथ बढ़ाकर बाल हाइफा के चेहरे से पीछे करने चाहे। इससे पहले ही हाइफा 2 कदम पीछे हट गई। हाइफा को यूँ लगा जैसे कोई इसके आसपास है। इसने घबरा कर इर्द-गिर्द देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। चलो आशु, नीचे चलते हैं, वैसे भी बाबा को कॉल करें। कितना वक्त हो गया है? हाइफा ने अपने घबराहट छुपाते हुए कहा। तभी जामिल ने सियाह परिंदे का रूप धारा और छत के दीवार पर बैठ गया। हाँ, आप ही चलते हैं। तभी ही आशु की नज़र इस सियाह परिंदे पर पड़ी। आप ही देखें, कितना प्यारा परिंदा है, मैं इसको पिंजरे में कैद कर लूँ? आशु ने हाइफा को आवाज़ देकर कहा। हाइफा ने दीवार पर बैठे हुए इस परिंदे को देखा तो एक लम्हे के लिए अपने जगह से हिल ना सकी। ये वही रात वाला सियाह परिंदा था जो इसकी तरफ ही देख रहा था। चलो आशु, नीचे चलते हैं और परिंदों को कैद नहीं करते हैं। हाइफा ने जल्दी से आशु का हाथ पकड़कर इससे नीचे ले जाते हुए कहा। तभी सियाह परिंदा दीवार से उड़ा और हाइफा के सर के ऊपर से गुजर गया। चलो, बाबा बुला रहे हैं, कोई अहम काम है। जामिल उड़ते हुए कुव्वत के पास आया और कहा। ये कहते दोनों परिंदों ने मशरिक़ की तरफ उड़ान भरी। तभी सीढ़ियाँ उतरते ही हाइफा ने आसमान पर सियाह परिंदे को जाते हुए देखा। इससे पहले कि हाइफा मज़ीद
इस सिया परिंदे के बारे में ये सोचती शेख कमाल और जुबैदा बेगम घर में दाखिल हो गए। बाबा, कितनी देर लगा दी आप लोगों ने, कहाँ रह गए थे? हाइफा ने सलाम करते हुए पूछा। हाँ बेटा, कुछ देर हो गई, मैं असर की नमाज़ पढ़ लूँ, फिर बात करते हैं। ये कहते हुए शेख साहब अपने कमरे में चले गए। क्या हुआ अम्मी, बाबा कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है? हाइफा ने पूछा। हाँ बस वो खावर भाई की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हीं के वजह से परेशान है। हालांकि डॉक्टर ने कहा है कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और तुम दोनों मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास शादी पर जाने के लिए कपड़े हैं ना, वो जो हैदर की शादी पर जोड़े बनवाए थे, मेरा ख्याल है वो ठीक रहेंगे। जुबैदा बेगम ने खुद ही जवाब देते हुए कहा। अम्मी किसकी शादी है? आप तो अभी खावर अंकल की अम्मी के बारे में बात कर रहे थे, आशू ने पूछा। बेटा, खावर भाई की अम्मी की ख्वाहिश है कि इनके पोते की शादी इनकी ज़िंदगी में ही कर दें। वो अपने पोते की खुशी देखना चाहते हैं, इसलिए खावर भाई की बेटी का कल निकाह है। इनकी बड़े भाई के बेटे से निकाह तो सादगी से कर रहे हैं, मगर रुखसती बाद में धूमधाम से करेंगे। वैसे भी लड़की ने घर के एक हिस्से से रुखसत होकर दूसरे हिस्से में ही तो जाना है, हमें भी बुलाया है। शेख साहब ने तो कहा था कि वो अकेले ही निकाह में शामिल हो जाएंगे, मगर खावर भाई ने कहा है कि दोनों को भी ज़रूर लेकर आएँ, इसलिए तुम दोनों से कपड़ों का पूछ रही थी। जुबैदा बेगम ने तफसील बताते हुए कहा। कल हम निकाह पर जाएंगे, कितना मज़ा आएगा, आशू ने खुश होते हुए कहा। जी अम्मी, अभी 2 माह पहले ही तो वो ड्रेस बनवाई है, तुम तो कहीं भी जाने के लिए तैयार रहती हो। हाइफा ने आशू के कंधे पर मुक्का मारते हुए कहा। हाय अल्लाह, आप ही इतनी ज़ोर से मारा है, मैं नहीं बोलती और मुझे नया ड्रेस लेकर दे। मैंने नहीं पुराना ड्रेस पहनना, आशू ने बूम बनाते हुए बोली। कल निकाह है, कोई अलादीन का चिराग है जो रातों रात तुम्हारे लिए नया ड्रेस का इंतज़ाम कर दे। ज़्यादा नखरे ना करो, वही जोड़ा पहन कर जाना है तो चलो, वरना घर में ही रहना और ये शापरों में पल इनको समेट लो। जुबैदा बेगम ने आशू को डांटते हुए कहा। मतलब हमारी कोई इज़्ज़त ही नहीं है? नया ड्रेस नहीं लेकर देना तो ना दे, डांटे तो नहीं? आशू शापर उठाते हुए बोली। हाँ तो तुमको किसने कहा नए ड्रेस का शोशा छोड़ो, अब आराम है? हाइफा बहन की ऐसी दरकत बनते देखकर हंसते हुए बोली। कोई बात नहीं, हंस ले, मैं नहीं बोलती आपसे। कल मुझसे मत कहना। आशू, मेरे बालों का प्यारा सा हेयर स्टाइल बना दो, आशू बाहर जाते हुए बोली। अच्छा रुको, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। बहन को नाराज़ हो जाते हुए देखकर हाइफा बोली और आशू के पीछे चली गई। जारी नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आप लोगों का सपोर्ट करने का शुक्रिया।